अरे ओ गवार देवरानी, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। कोई भी तेरे मोमोज नहीं खाने वाला। गांव की गवार सड़क पर मोमोज बेचकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। जेठानी के ये शब्द पायल के कानों में आज भी गूंजते हैं। पायल पूरे घर को अपना समझकर संभालती थी, फिर भी वो अपनी जेठानी राधिका की नजरों में कुछ भी नहीं थी। एक दिन राधिका की कुछ सहेलियां घर पर आई। सभी ड्राइंग रूम में बैठी बातें कर रही थी। तभी पायल सबके लिए चाय और घर के बने पकौड़े लेकर आई। पायल को साधारण साड़ी में देखकर राधिका की एक सहेली ने पूछा, राधिका ये कौन है? तुम्हारे घर में काम करती है क्या? ये सुनते ही पायल के कदम वहीं पर रुक गए। उसे उम्मीद थी कि राधिका तुरंत कहेगी कि वो उसकी देवरानी है, लेकिन राधिका ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये मेरी देवरानी पायल है। गांव से आई है ना, इसीलिए देखने और बोलने से थोड़ी गंवार लगती है। इतना सुनते ही सभी सहेलियां हंसने लगी। पायल ने कांपते हाथों से चाय की ट्रे मेज पर रखी और बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए बर्तन धोने लगी। तभी पीछे से शारदा देवी आ गई। उन्होंने पायल के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू किसी के कपड़े और भाषा उसकी असली पहचान नहीं होते। इंसान की पहचान उसके कर्म होते हैं। आज जो लोग तुम्हारी सादगी पर हंस रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। पायल ने आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मुझे दीदी की बातों का बुरा नहीं लगता। बस कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं भी थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो शायद उन्हें मुझे अपनी देवरानी कहने में शर्म महसूस नहीं होती। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन शाम रोहित रोज की तरह ऑफिस से घर लौटा, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। पायल ने दरवाजा खोलते ही पूछा, क्या हुआ जी? आज आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? रोहित बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। पायल घबराकर उसके पास पहुंची तो रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, पायल, जिस कंपनी में मैं काम करता था वो घाटे के कारण बंद हो गई। सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। रोहित ही घर के खर्चों में अमित का सबसे बड़ा सहारा था। उसने कुछ महीने पहले ही बैंक से कर्ज लेकर एक छोटा सा निवेश भी किया था, जिसकी किस्त हर महीने भरनी पड़ती थी। रोहित ने पायल का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। मेरी बचत भी ज्यादा नहीं है। नौकरी जल्दी नहीं मिली तो हम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? पायल ने अपने आंसू रोकते हुए रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आप चिंता मत कीजिए। नौकरी गई है, हमारी मेहनत करने की ताकत तो नहीं गई। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। बाहर खड़ी राधिका दोनों की बातें सुन रही थी। वो कमरे में आई और ताना मारते हुए बोली, अब क्या रास्ता निकलेगा? नौकरी ढूंढने में महीनों लग जाते हैं। वैसे पायल, तुम्हें तो गांव के काम आते हैं ना? चाहो तो कहीं जाकर गाय भैंस ही संभाल लेना। राधिका अपनी बात कहकर हंसते हुए चली गई, लेकिन उसकी बात पायल के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात रोहित चिंता में सो नहीं पाया और पायल भी छत की ओर देखते हुए यही सोचती रही कि वो अपने पति का सहारा कैसे बने। अगली सुबह पायल सब्जी लेने बाजार गई तो रास्ते में उसकी नज़र एक छोटे से मोमोज के ठेले पर पड़ी। वहां लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। पायल कुछ देर खड़ी होकर लोगों को मोमोज खाते देखती रही और अचानक उसे अपने गांव के दिन याद आ गए। शादी से पहले पायल अपनी एक सहेली के साथ गांव के पास लगने वाले मेले में मोमोज का छोटा सा ठेला लगाया करती थी। उसके बनाए मोमोज इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उसी काम से पायल ने अपनी शादी से पहले थोड़े पैसे भी जमा किए थे। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वो तेज कदमों से घर पहुंची और रोहित से बोली, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक काम शुरू करना चाहती हूँ। रोहित ने हैरानी से पूछा, कैसा काम? पायल ने उत्साहित होकर कहा, मैं मोमोज बनाना चाहती हूँ। क्यों ना हम सड़क किनारे एक छोटा सा मोमोज का ठेला लगा ले।
अगर लोगों को मेरे हाथ के मोमोज पसंद आए तो धीरे धीरे हमारा खर्च निकलने लगेगा। रोहित कुछ कह पाता उससे पहले दरवाजे के पास खड़ी राधिका जोर जोर से हंसने लगी। उसने पूरे परिवार को बुलाते हुए कहा, सुनिए सब लोग, हमारी छोटी बहू अब सड़क पर मोमोज बेचेगी। इतने बड़े परिवार की बहू ठेला लगाएगी, लोग क्या कहेंगे। देखो राम प्रसाद जी की गंवार बहू सड़क किनारे मोमोज बेच रही है। पायल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उसने राधिका की तरफ देखते हुए बेहद शांत स्वर में कहा, दीदी, मेहनत करके कमाया गया 1 रुपया भी शर्म की बात नहीं होती। मेरे पति मुश्किल में हैं और अगर मेरे हाथों का हुनर उनका सहारा बन सकता है तो मुझे सड़क पर ठेला लगाने में कोई शर्म नहीं है। पायल की बात सुनकर कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। राम प्रसाद जी की आंखों में अपनी छोटी बहू के लिए गर्व दिखाई देने लगा और शारदा देवी ने आगे बढ़कर पायल का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मेरी बहू सड़क पर खड़ी होकर मेहनत करेगी तो हमारा सिर शर्म से नहीं गर्व से ऊंचा होगा। रोहित की आंखें भर आई। अगले ही दिन पायल ने रोहित के साथ बाजार जाकर एक पुराना ठेला खरीद लिया। उसने उस ठेले पर अपने हाथों से एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, पायल के देसी मोमोज। पहले दिन जब पायल सड़क किनारे अपना ठेला लेकर खड़ी हुई तो उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। कई लोग उसके ठेले के सामने से बिना रुके निकल गए। शाम होने लगी और मुश्किल से कुछ ही प्लेट मोमोज बिके थे। पायल के चेहरे पर मायूसी दिखाई देने लगी, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ वहां पर आई। उसने पायल के मोमोज खाए और खुश होकर बोली, आंटी, आपके मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट हैं। उस बच्चे की एक छोटी सी तारीफ ने पायल के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अगले दिन सुबह पायल रोज की तरह जल्दी उठ गई। उसने घर के सारे काम पूरे किए, शारदा देवी और राम प्रसाद जी को नाश्ता दिया और फिर रसोई में अपने मोमोज की तैयारी करने लगी। पायल के मोमोज की सबसे खास बात यह थी कि वो उनके अंदर भरने वाली सब्जियों को बिल्कुल ताज़ा रखती थी और उनके साथ एक ऐसी तीखी खट्टी लाल चटनी बनाती थी जिसकी विधि उसने अपनी माँ से सीखी थी। रोहित भी अब उसके साथ पूरी मेहनत करने लगा था। वो बाजार से सब्जियां लेकर आता, ठेले की साफ सफाई करता और शाम को पायल के साथ सड़क किनारे खड़े होकर ग्राहकों को मोमोज परोसता। शुरुआती कुछ दिनों तक उनकी कमाई बहुत कम हुई। कभी 100 रुपए बचते तो कभी 200, लेकिन पायल ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती और पूरी सफाई के साथ मोमोज बनाती। धीरे धीरे आसपास के कॉलेज के कुछ छात्र उसके नियमित ग्राहक बन गए। एक दिन एक छात्र ने पायल के मोमोज खाते हुए कहा, भाभी जी, आपके मोमोज का स्वाद तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। आप अपने ठेले का प्रचार सोशल मीडिया पर क्यों नहीं करती? सोशल मीडिया का नाम सुनते ही पायल मायूसियत से बोली, भैया, मुझे तो फ़ोन पर ठीक से मैसेज लिखना भी नहीं आता। ये सोशल मीडिया मैं क्या चलाऊंगी? उसकी बात सुनकर सभी छात्र हंस पड़े, लेकिन इस बार उनकी हंसी में मजाक नहीं बल्कि अपनापन था। उन्हीं में से एक लड़के ने पायल के ठेले और उसके मोमोज का छोटा सा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया और लिखा, अगर असली स्वाद चाहिए तो एक बार देसी मोमोज जरूर खाइए। पायल को अंदाजा भी नहीं था कि वो छोटा सा वीडियो कुछ ही दिनों में हजारों लोगों तक पहुंच जाएगा। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। जहां पहले पायल और रोहित घंटों ग्राहकों का इंतजार करते थे, अब शाम होते ही उनके ठेले के सामने लोगों की लाइन लगने लगी। कोई उसके पनीर मोमोज पसंद करता तो कोई सब्जी वाले मोमोज, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसकी खास लाल चटनी की होने लगी। पायल सुबह घर संभालती और दोपहर से मोमोज की तैयारी में जुट जाती। 1 महीने के अंदर उसकी कमाई इतनी होने लगी कि घर का खर्च चलाने के बाद भी कुछ पैसे बचने लगे। रोहित ने अपनी बैंक की किस्त समय पर जमा की तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात उसने पायल से कहा, जिस दिन मेरी नौकरी गई थी मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से खड़ा कर दिया। पायल मुस्कुराकर बोली, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहने के लिए नहीं होता। जब एक कमजोर पड़े तो दूसरे को उसकी ताकत बनना चाहिए।
दरवाजे के बाहर खड़ी शारदा देवी ने दोनों की बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आई। उन्हें अपनी छोटी बहू पर गर्व था, लेकिन दूसरी तरफ राधिका के मन में पायल के लिए धीरे धीरे जलन बढ़ती जा रही थी। जिस पायल को वो कभी गंवार कहकर सबके सामने अपमानित करती थी, अब मोहल्ले के लोग उसी पायल की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक रविवार को राधिका की एक सहेली उत्साहित होकर बोली, राधिका तुम्हें पता है हमारे इलाके में एक मोमोज वाली बहुत मशहूर हो रही है। मैंने सोशल मीडिया पर उसका वीडियो देखा था। लोग कहते हैं उसके हाथ के मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। उसका नाम शायद पायल है। ये सुनते ही राधिका का चेहरा उतर गया। तभी दूसरी सहेली ने कहा, अरे कहीं वो तुम्हारी वही देवरानी तो नहीं जिसे तुम उस दिन गंवार कह रही थी। राधिका कुछ बोल पाती उससे पहले पायल रसोई से चाय लेकर वहां पर आ गई। उसे देखते ही सहेली ने तुरंत पहचान लिया और बोली, अरे वाह, ये तो वही है पायल जी, आप तो सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हो रही हैं। पायल शर्माते हुए मुस्कुरा दी और बोली, दीदी मुझे तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है। मैं बस अपने हाथ से मोमोज बनाती हूँ और लोगों को पसंद आ जाते हैं। राधिका के सामने उसकी सहेलियाँ पायल की तारीफ करने लगी। वही पायल जिसे देखकर कभी वे हंसी थी, आज उसके साथ तस्वीर खिंचवाने लगी। राधिका के लिए ये सब सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसके मन में ये बात चुभने लगी कि एक कम पढ़ी लिखी गांव की लड़की को इतनी इज्जत कैसे मिल सकती है। सहेलियों के जाने के बाद उसने पायल को रोककर कहा, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। सड़क पर मोमोज बेचकर कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं बन जाता। पायल ने शांत स्वर में जवाब दिया, दीदी मैं बड़ी बनने के लिए ये काम नहीं करती। मैं तो बस अपने पति और परिवार की मदद करना चाहती हूँ। लेकिन पायल की यही सादगी राधिका के अहंकार को और ज़्यादा चोट पहुँचा रही थी। समय बीतने के साथ पायल के ठेले की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अब एक ठेले से ग्राहकों की मांग पूरी करना मुश्किल होने लगा। कई बार लोग घंटों इंतजार करते और मोमोज खत्म हो जाने के कारण निराश होकर लौट जाते। ये देखकर रोहित ने पायल से कहा, क्यों ना हम एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ले। हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं और अगर दुकान होगी तो तुम ज़्यादा लोगों को मोमोज खिला पाओगी। पायल को डर लगा। उसने कहा, इतना बड़ा कदम उठाना ठीक होगा क्या? अगर दुकान नहीं चली तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। तभी राम प्रसाद जी ने उसकी बात सुन ली और बोले, जब तुमने खाली सड़क पर पहला ठेला लगाया था तब भी तुम्हें डर लगा था। आज देखो तुम्हारी मेहनत कहाँ तक पहुँच गई। मेहनत करने वाले को आगे बढ़ने से डरना नहीं चाहिए। परिवार का साथ मिला तो पायल ने हिम्मत जुटाई। कुछ ही दिनों में बाजार के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पायल ने उसे बड़े प्यार से सजाया। बाहर एक नया बोर्ड लगाया, पायल के देसी मोमोज, स्वाद दिल से। दुकान के उद्घाटन के दिन पायल ने सबसे पहले शारदा देवी और राम प्रसाद जी के पैर छुए। शारदा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, जिस बहू को लोग कभी गंवार कहते थे, आज उसी बहू ने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना ली है। ये सुनकर पायल की आंखें भर आई। उसने तुरंत कहा, माँ जी मेरी पहचान इस परिवार से है। अगर आप सबका साथ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। राधिका भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसके अंदर जलन की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। दुकान खुलने के बाद पायल की जिंदगी और व्यस्त हो गई, लेकिन उसने घर की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अब उसने मोहल्ले की 2 जरूरतमंद महिलाओं को भी अपनी दुकान पर काम दे दिया ताकि उनके घर का खर्च चल सके। पायल उन्हें अपने परिवार की तरह रखती थी। एक दिन उनमें से एक महिला के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो पायल ने बिना बताए उसकी दवा के पैसे दे दिए। धीरे धीरे लोगों के बीच पायल सिर्फ अपने स्वादिष्ट मोमोज के लिए नहीं, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार के लिए भी पहचानी जाने लगी। दूसरी तरफ राधिका को लगने लगा था कि घर में भी अब हर कोई पायल को उससे ज़्यादा महत्व देने लगा है। एक रात अमित ऑफिस से लौट कर आया तो उसने खाने की मेज पर कहा, आज हमारे ऑफिस में भी लोग पायल के मोमोज की बात कर रहे थे। सच में पायल ने परिवार का नाम रोशन कर दिया। अमित की बात सुनकर राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ताना मारते हुए कहा, बस करो, सुबह से शाम तक हर किसी की जुबान पर पायल पायल लगा रहता है।
आखिर उसने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, मोमोज ही तो बेचती है। अमित ने पहली बार अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता राधिका, उसने मुश्किल समय में अपने पति का साथ दिया और आज अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है। तुम्हें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। पति के मुंह से भी पायल की तारीफ सुनकर राधिका अंदर ही अंदर टूट गई। उसे लगने लगा कि पायल धीरे धीरे उससे उसकी इज्जत और परिवार में उसका स्थान छीन रही है, जबकि सच तो ये था कि पायल के मन में ऐसा कोई विचार तक नहीं था। एक दिन दोपहर को पायल किसी जरूरी काम से बाजार गई हुई थी और रोहित भी सामान लेने बाहर गया था। उसी समय राधिका पायल की दुकान के पास पहुंची। वहां काम करने वाली दोनों महिलाएं अंदर सामान व्यवस्थित कर रही थी। राधिका ने दूर खड़े होकर दुकान को देखा। बाहर कई ग्राहक पायल के आने का इंतजार कर रहे थे। हर किसी के मुंह से पायल की तारीफ सुनकर राधिका की मुट्ठियां गुस्से से भिज गईं। उसके मन में अचानक एक गलत विचार आया। उसने सोचा कि अगर किसी तरह लोगों का भरोसा पायल के मोमोज से उठ जाए तो उसकी सारी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। राधिका दुकान के अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो भूख से कमजोर दिखाई दे रही थी। उसी समय पायल बाजार से वापस आई। बूढ़ी महिला को देखकर वो तुरंत उसके पास गई और बिना पैसे लिए गर्म मोमोज की प्लेट उसके हाथ में रख दी। महिला ने कांपते हाथों से खाना लिया और पायल को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। ये दृश्य देखकर एक पल के लिए राधिका के कदम रुक गए, लेकिन उसके मन की जलन इंसानियत के भाव पर भारी पड़ गई। वो चुपचाप वहां से लौट आई, मगर उसके दिमाग में पायल को नीचा दिखाने की योजना बन चुकी थी। अगली सुबह जब पायल दुकान खोलने पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के बाहर नगर निगम के 2 आदमी खड़े थे और आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। एक अधिकारी ने पायल से कहा, हमें शिकायत मिली है कि आपकी दुकान में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और खराब सामान से खाना बनाया जाता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती आपको दुकान बंद रखनी होगी। ये सुनते ही पायल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं रोज ताजी सब्जियां खरीदती हूँ। मेरी रसोई आप देख सकते हैं। मैं कभी किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, लेकिन शिकायत दर्ज हो चुकी थी और नियम के अनुसार जांच जरूरी थी। अधिकारियों ने दुकान अस्थायी रूप से बंद करवा दी। बाहर खड़े कुछ लोग आपस में बातें करने लगे और देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि पायल की दुकान के खिलाफ शिकायत हुई है। पायल दुकान के बंद शटर के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोहित उसे संभालते हुए कह रहा था कि सच जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन पायल को सबसे ज्यादा दुख अपनी कमाई रुकने का नहीं था। उसे दुख इस बात का था कि जिस भरोसे को उसने महीनों की मेहनत से कमाया था, उस पर आज सवाल खड़ा हो गया था। कुछ दूरी पर खड़ी राधिका ये सब देख रही थी। शिकायत उसी ने एक अनजान नाम से की थी। उसे लगा था कि पायल की दुकान बंद होते देखकर उसे खुशी मिलेगी, लेकिन अपनी देवरानी को शटर के सामने बैठकर रोते देखकर पहली बार उसके दिल में अपराध बोध की हल्की सी चुभन महसूस हुई। फिर भी उसने अपना सच किसी को नहीं बताया। 3 दिन तक दुकान बंद रही। पायल रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। चौथे दिन अधिकारियों की जांच रिपोर्ट आई। दुकान से लिए गए सभी नमूने बिल्कुल सही पाए गए थे और साफ सफाई के मामले में भी कोई कमी नहीं मिली थी। अधिकारियों ने दुकान दोबारा खोलने की अनुमति दे दी और ये भी स्पष्ट कर दिया कि शिकायत में लगाए गए आरोप गलत थे। जब पायल ने दोबारा दुकान खोली तो उसे डर था कि शायद अब ग्राहक वापस नहीं आएंगे, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। दुकान खुलने से पहले ही बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। वही कॉलेज के छात्र, आसपास के परिवार और नियमित ग्राहक उसका इंतजार कर रहे थे। एक बुजुर्ग ग्राहक ने पायल से कहा, बेटी, हमें तुम्हारे खाने और तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। झूठी शिकायत में भरोसा नहीं टूटता। ये सुनकर पायल हाथ जोड़कर रो पड़ी। उसने उस दिन हर ग्राहक को पहले से भी ज्यादा प्यार से मोमोज खिलाया। दूर खड़ी राधिका ये दृश्य देख रही थी। रात को पायल घर लौटी तो उसने
सबसे पहले भगवान के सामने सिर झुकाया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने रोहित से कहा, पता नहीं किसने शिकायत की थी, लेकिन भगवान उसे भी खुश रखे। शायद इस घटना से मुझे ये सीख मिली है कि अगर हम सच्चे हैं तो मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, एक दिन सच जरूर जीतता है। पास से गुजर रही राधिका ने उसकी बात सुन ली। उसके कदम अचानक रुक गए। जिस पायल के खिलाफ उसने इतना बड़ा षड्यंत्र किया था, वही पायल अनजाने में उसके लिए भगवान से खुशी मांग रही थी। उस रात राधिका देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों के सामने दुकान के बाहर रोती हुई पायल का चेहरा आता रहा, लेकिन अभी भी उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पायल की दुकान दोबारा खुलने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगी थी। दोनों ने तय किया था कि वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने बचाएंगे ताकि भविष्य में अपनी खुद की दुकान खरीद सके। पायल का सपना था कि एक दिन उसकी छोटी सी मोमोज की दुकान एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल जाए, जहां वो जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दे सके। एक रात दुकान बंद करते समय रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, पायल, मैंने बैंक का हिसाब देखा है। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पैसे बचा लिए हैं। अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो कुछ महीनों में किराए की जगह अपनी दुकान लेने के लिए एडवांस दे सकते हैं। ये सुनते ही पायल की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया और बोली, सबसे पहले हम पिताजी का पुराना कर्ज पूरा चुकाएंगे, फिर अपनी दुकान के बारे में सोचेंगे। रोहित उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। बहुत जल्द उसी रकम की जरूरत परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी बचाने के लिए पड़ने वाली थी। कुछ दिनों बाद अमित को ऑफिस के जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। सुबह राधिका ने उसके लिए कपड़े तैयार किए और जाते समय कहा, जल्दी वापस आ जाना। अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है और हमें साथ में जाना है। अमित मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो। राधिका ने उसे विदा किया और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। शाम के करीब 7 बजे अचानक राधिका का फोन बजा। अनजान नंबर देखकर उसने पहले फोन नहीं उठाया, लेकिन जब लगातार दूसरी बार घंटी बजी तो उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से किसी आदमी की घबराई हुई आवाज आई, क्या आप अमित जी के परिवार से बोल रही हैं? राधिका ने कहा, जी मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या हुआ? अगले ही पल सामने वाले व्यक्ति ने जो कहा, उसे सुनकर राधिका के हाथ से फोन लगभग छूट गया। अमित की कार हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। राधिका के मुंह से जोर की चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर शारदा देवी, राम प्रसाद जी और पायल दौड़कर कमरे में आए। राधिका जमीन पर बैठी रोते हुए बस इतना कह पा रही थी, अमित का एक्सीडेंट हो गया, मेरे अमित का एक्सीडेंट हो गया। एक पल में पूरे घर का माहौल बदल गया। रोहित ने तुरंत गाड़ी निकाली और पूरा परिवार अस्पताल की ओर दौड़ा। अस्पताल पहुंचते ही राधिका बदहवास होकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बाहर रोक दिया। अमित के सिर और सीने में गंभीर चोटें आई थी और उसका काफी खून बह चुका था। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। राधिका अस्पताल के गलियारे में जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। शारदा देवी का भी बुरा हाल था। वो भगवान से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर गए तो पूरा परिवार उनके पास दौड़ा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, अंदरूनी चोट के कारण तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। जितनी जल्दी सर्जरी होगी उतना बेहतर है। रोहित ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में शुरुआती प्रक्रिया और सर्जरी के लिए बड़ी रकम तुरंत जमा करनी होगी, जबकि आगे के इलाज का खर्च स्थिति के अनुसार और बढ़ सकता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर राम प्रसाद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी ज्यादातर बचत घर और पुराने कर्ज में लग चुकी थी। रोहित के पास भी इतना पैसा नहीं था। राधिका कांपते हुए बोली, पैसे चाहे जितने लगे मेरे अमित को बचा लीजिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। लेकिन ये कहना जितना आसान था, कुछ घंटों में इतनी बड़ी रकम जुटाना उतना ही मुश्किल था। राधिका ने तुरंत अपने मायके फोन किया। उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ रकम देने की बात कही।
लेकिन वो इलाज के खर्च के सामने बहुत कम थी। इसके बाद उसने उन रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया जो अच्छे दिनों में अक्सर उनके घर आते थे और अमित को अपना सबसे करीबी बताते थे। किसी ने कहा कि उसका पैसा व्यापार में फंसा है, किसी ने बैंक बंद होने का बहाना बनाया, तो किसी ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। राधिका बार बार फ़ोन मिलाती रही, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। वो वही राधिका थी जो हमेशा अपने महंगे कपड़ों, बड़े घर और ऊंचे रिश्ते पर गर्व करती थी। लेकिन आज जब उसके पति की जिंदगी का सवाल था, तो उसके आसपास खड़े सारे दिखावटी रिश्ते एक एक करके गायब हो रहे थे। अस्पताल के एक कोने में बैठी राधिका अपने फोन की स्क्रीन देखते हुए रो रही थी। अचानक उसकी नज़र पायल पर पड़ी। पायल थोड़ी दूरी पर खड़ी किसी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत खत्म करके वो रोहित के पास गई और धीमे स्वर में कुछ कहा। रोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, पायल, तुम समझ रही हो तुम क्या कर रही हो? वो पैसा हमने कितनी मेहनत से जमा किया है। तुम अपनी दुकान खरीदने वाली थी। पायल ने बिना एक पल सोचे कहा, दुकान बाद में भी खरीदी जा सकती है, लेकिन भैया की जिंदगी वापस नहीं खरीदी जा सकती। मेरे लिए दुकान से ज़्यादा जरूरी मेरा परिवार है। पायल तुरंत रोहित को लेकर बैंक गई और अपने खाते में जमा वो सारी रकम निकाल ली जिसे उसने महीनों तक मोमोज बेचकर और एक एक रुपया बचाकर जमा किया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी शादी के समय मायके से मिले कुछ गहने भी निकाल लिए और उन्हें गिरवी रखकर पैसे जुटाए। कुछ घंटों बाद वो अस्पताल के काउंटर पर पहुंची और बिना किसी को बताए इलाज के लिए बड़ी रकम जमा कर दी। जब राधिका को इस बात का पता चला तो वो कुछ पल तक पायल को देखती रह गई। उसकी आंखों के सामने अतीत की सारी घटनाएं घूमने लगी। उसे वो दिन याद आया जब उसने अपनी सहेलियों के सामने पायल को गंवार कहा था। वो दिन याद आया जब उसने पायल के मोमोज के ठेले का मजाक उड़ाया था। उसे अपनी वो झूठी शिकायत भी याद आई जिसके कारण पायल की दुकान 3 दिनों तक बंद रही थी। और आज वही पायल अपनी जिंदगी भर की कमाई उसके पति की जिंदगी बचाने के लिए बिना किसी शर्त के दे चुकी थी। राधिका के होंठ कांपने लगे। उसने पायल से कहा, तुमने अपनी सारी जमा पूंजी अमित के इलाज में लगा दी। पायल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दीदी, भैया सिर्फ आपके पति नहीं है, वो मेरे जेठ जी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अगर आज मेरा भाई मुश्किल में है तो मैं अपने पैसे बचाकर क्या करूंगी? ये सुनते ही राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके दिल पर अभी एक ऐसा बोझ था जिसे वो चाहकर भी किसी के सामने नहीं रख पा रही थी। अमित का ऑपरेशन शुरू हो गया। परिवार के सभी सदस्य ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हर गुजरता मिनट उन्हें घंटों जैसा महसूस हो रहा था। शारदा देवी लगातार माला जप रही थी और राम प्रसाद जी चुपचाप दीवार की तरफ देखते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। राधिका एक कुर्सी पर बैठी थी और उसके बगल में पायल थी। अचानक राधिका ने देखा कि पायल के हाथों में वे सोने की चूड़ियां नहीं थी जिन्हें वो हमेशा पहनती थी। राधिका समझ गई कि पायल ने पैसे जुटाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए हैं। उसके अंदर का अपराध बोध अब असहनीय हो गया। वो सोचने लगी कि आखिर उसने किस इंसान से दुश्मनी की थी। उस लड़की से जिसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, उस देवरानी से जिसने हर अपमान चुपचाप सह लिया, या उस बहन से जिसने आज उसके सुहाग को बचाने के लिए अपना भविष्य तक दांव पर लगा दिया। अचानक राधिका ने पायल का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, पायल, अगर अमित को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पायल ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, ऐसा मत कहिए दीदी, भैया बिल्कुल ठीक होंगे, भगवान हमारे साथ है। पायल उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना देती रही, जबकि राधिका उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती रही। पायल को लगा कि राधिका अपने पति के लिए रो रही है, लेकिन राधिका के आंसुओं में अपने किए हुए पाप का पछतावा भी शामिल था। करीब 5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए तो सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये सुनते ही परिवार ने राहत की सांस ली। शारदा देवी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए
और पायल ने आंखें बंद करके धन्यवाद दिया। राधिका शीशे के उस पार बेहोश पड़े अमित को देखकर रोती रही। अगले 24 घंटे उसने अमित के कमरे के बाहर बैठकर गुजारे। इस दौरान पायल एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटी। वो कभी शारदा देवी के लिए चाय लेकर आती, कभी राम प्रसाद जी की दवाइयाँ देती और कभी डॉक्टर से अमित की स्थिति पूछती। अपनी दुकान की चिंता किए बिना पायल पूरे परिवार को संभाल रही थी। अगले दिन जब डॉक्टर ने बताया कि अमित अब खतरे से बाहर है, तो अस्पताल के गलियारे में खुशी की लहर दौड़ गई। राधिका ने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद किया और फिर उनकी नज़र पायल पर पड़ी। पायल दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसी क्षण राधिका ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो अपने दिल पर रखा सच का बोझ और नहीं सह सकती। अमित के ठीक होते ही वो सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करेगी, चाहे उसके बाद परिवार उससे सारे रिश्ते क्यों ना तोड़ दे। कुछ दिनों बाद अमित की हालत में सुधार होने लगा। वो अब होश में था और धीरे धीरे बात भी करने लगा था। जब उसे पता चला कि उसके इलाज के लिए पायल ने अपनी सारी जमा पूंजी और गहने तक लगा दिए, तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पायल को अपने पास बुलाकर कहा, पायल, मैं तुम्हारे पैसे जल्द वापस कर दूंगा। तुमने अपनी दुकान के लिए जो सपना देखा था वो मेरी वजह से नहीं टूटना चाहिए। पायल मुस्कुराकर बोली, भैया, मैंने कोई उधार नहीं दिया है, मैंने अपने परिवार पर खर्च किया है। पैसे फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन परिवार के लोग दोबारा नहीं मिलते। अमित ने रोहित की तरफ देखकर कहा, तू बहुत किस्मत वाला है कि तुझे पायल जैसी जीवन साथी मिली है। दरवाजे पर खड़ी राधिका ने ये बात सुनी तो उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। कभी वो सोचती थी कि पायल जैसी गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की इस परिवार के लायक नहीं है, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि असल में पायल के बड़े दिल के सामने उसका अपना अहंकार कितना छोटा था। करीब 2 हफ्ते बाद अमित अस्पताल से घर लौट आया। उसके स्वागत के लिए घर सजाया गया था। उस शाम पूरा परिवार एक साथ बैठा था। अमित की जान बचने की खुशी हर किसी के चेहरे पर थी, लेकिन राधिका बेहद बेचैन दिखाई दे रही थी। अचानक वो अपनी जगह से उठी और पायल के सामने जाकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राधिका ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, पायल, आज मुझे तुमसे एक ऐसी बात कहनी है जिसे सुनने के बाद शायद तुम मुझे कभी माफ ना कर सको। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पायल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दीदी? राधिका फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुम्हारी दुकान के खिलाफ जो झूठी शिकायत हुई थी वो मैंने करवाई थी। ये सुनते ही रोहित और अमित स्तब्ध रह गए। शारदा देवी ने अविश्वास से अपनी बड़ी बहू की तरफ देखा। राधिका रोते हुए आगे बोली, मुझे तुम्हारी सफलता से जलन होने लगी थी। मैं तुम्हें गिरते हुए देखना चाहती थी। मैंने तुम्हें गवार कहा, तुम्हारे काम का मजाक उड़ाया और तुम्हारी मेहनत बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन जब मेरे पति की जिंदगी खतरे में पड़ी तो जिन लोगों पर मुझे गर्व था उनमें से कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। तुमने अपनी सारी कमाई और अपने गहने तक मेरे पति की जान बचाने में लगा दिए। पायल, मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटी हो गई हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। राधिका पायल के पैरों की तरफ झुकने लगी, लेकिन पायल ने तुरंत उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। पायल की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आपके हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आज आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरे लिए इतना ही काफी है। राधिका उसके गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा गंवार समझती रही पायल, लेकिन आज समझ आया कि पढ़ाई इंसान को सिर्फ अक्षरों का ज्ञान देती है, जबकि संस्कार इंसान को इंसान बनाते हैं। असली गंवार तुम नहीं थी, असली गंवार तो मैं थी, जो इतने साल तक इंसान की कीमत उसके कपड़ों और उसकी भाषा से तय करती रही। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को गले लगा लिया। उस दिन उस घर में सिर्फ अमित को नई जिंदगी नहीं मिली थी, बल्कि राधिका और पायल के रिश्ते ने भी एक नया जन्म लिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।